नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और यहां पर एक्सपर्ट के जरिए उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज भी कई सारी खबरें हैं और सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, फिनकार्ड के को फाउंडर एंड डायरेक्टर रवि दत्त शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। Abhishek, for being us, and it's a great meeting you once again. सर, ऑनर इज ऑल माइन। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जिसको हम लोग आज अपने शो में यहाँ पर टटोलेंगे। तो सबसे पहले बात होगी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम होंगे, यानी कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर बदलने को है और कहाँ पर ये सिस्टम लाया जा रहा है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको हम लोग यहाँ पर अपने शो में समझेंगे। इसके बाद फिर रुक करेंगे, पोजेशन के बाद भी मिलेगा मुआवजा। जी हाँ, घर मिलने के बाद देरी का मुआवजा भी यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन कैसे ये संभव होगा इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे इस खबर में। इसके बाद फिर जानेंगे, घरों की बिक्री में आई है बड़ी गिरावट। एनरॉक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कई सारे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिकोड करेंगे। इसके बाद फिर जानेंगे, हाउसिंग के बाद ऑफिस स्पेस की रिकॉर्ड मांग यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ वहां पर आपकी हाउसिंग डिमांड कम होती हुई दिख रही है, लेकिन ऑफिस स्पेस की रिकॉर्ड मांग यहां पर बनी हुई है। क्या वजह है, क्या हो सकता है इसमें, निवेशक क्या कर सकते हैं इसमें, इसको समझेंगे। और साथ में जानेंगे, 8 लाख इमारतों का होगा सर्वे। कहाँ होगा ये सर्वे और क्यों होगा सर्वे, इसको भी हम लोग अपने शो में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले खबर से। तो हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य होंगे। इसके अलावा हर रजिस्टर्ड दस्तावेज पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन कर उसकी ऑथेंटिसिटी तुरंत जांची जा सकेगी। सर, प्रक्रिया तो काफ़ी अच्छी है और धोखाधड़ी के लिए बोला जा रहा है कि ये सिस्टम लेके आया जा रहा है, लेकिन वाकई में क्या लग रहा है कि इस सिस्टम से धोखाधड़ी जो होती है प्रॉपर्टी में, वो रुकेगी यहाँ पर? अच्छा स्टेप है, तो सर्टेनली कुछ चीजें कम होंगी, बट क्या हम इसको बोलेंगे कि पूरी तरीके से एलिमिनेट होगा, ये देखने वाला होगा इस चीज को लेके। क्योंकि आप इस चेंज को आप कैपिटल मार्केट के चेंज से कंपेयर कर सकते हैं अभिषेक, कि इंडिया के अंदर डीमैट का डिमेटलाइजेशन जो हुआ वो 10-15 साल पहले हुआ। तो जब जब इनिशियल स्टेज पे आया था, तब उस लेवल पे काफी लोगों ने लूप होल्स फिगर आउट किए थे, बट विद टाइम अगर आज हम देखेंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट काफी सेफ हो गया है। सो प्रॉपर्टी के अंदर ये लेट है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शंस में आते हैं, बट फिर भी ये बदलाव अच्छा है और हम देखना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में हम कैसे हम उस दौर को देख पाए जहां पर प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग, ट्रांजैक्शन, ट्रांसपेरेंसी जो हो वो 100% डिजिटल हो। तो सडनली से इंप्रूव होगा, बट अभी भी इसमें काफी सारे लूप्स है जो फिक्स होना बाकी है। सर, वैसे क्या लग रहा है कि जो आपने जिन लूप होल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें और गुंजाइश है, क्या और तकनीक ऐसी लाई जाए जिससे कि ये सब मामले जो हैं सुलझ सके? जब तक हम प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी इस लेवल पे लेके नहीं आ पाए जहां पर आप 100% एश्योरेंस के साथ में कह सकें कि इसमें टाइटल डीड डिस्प्यूट नहीं हो सकता, या क्लियरेंस सारे डिपार्टमेंट्स के हैं, ये जमीन किसी सरकारी महकमे की नहीं है, या किसी कोई 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 इसके ऊपर क्रिमिनल केस अभी तक नहीं चल रहा है, तो जब तक हम इस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइजेशन नहीं करेंगे तब तक ये लूपहोल्स हैं वो शायद कहीं ना कहीं पे लोगों को एक परेशानी का सबब रहेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर या कहीं पर भी जब आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपने पूरे जीवन भर जो भी पैसा कमाते हैं उसका 40-50% पैसा आप प्रॉपर्टी डालने में लगाते हैं, और कहीं पर भी एक भी चूक, चाहे वो एनओसी के लेके हो, टाइटल डीड को लेके हो, डॉक्यूमेंट क्लियरेंस को लेके हो, या फिर कन्वर्जन को लेके हो, वो एक भी भूल आपके पूरे जीवन भर के पैसे को रिस्क पे डाल सकती है। तो ये एक लूप होल है यहाँ पर जिसको थोड़ी सी यहाँ पर सही होने की ज़रूरत है, जिसके बाद प्रॉपर्टी से जुड़े जितने मामले होते हैं वो यहाँ पर सुलझ सकते हैं। लेकिन सर, क्या जो नई व्यवस्था है फर्जी रजिस्ट्री और डुप्लीकेट दस्तावेजों पर, यहाँ पर रोक लग पाएगी इसमें? फाइनल अगर आउटकम इसको देखें, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो इसमें फंस जाते हैं। अल्टीमेटली फैसला अच्छा है, ई-केवाईसी होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर, QR कोड भी होगा, हर दस्तावेज से जोड़ा जाएगा, लेकिन कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ को? वैसे सर्टेनली रजिस्ट्री के केस में ये काफी अच्छा वेलकमिंग मूव है। तो कहीं ना कहीं पर स्पेशली जो लोग लोकल के नहीं है और वो बाहर प्रॉपर्टी खरीदते, वो देख नहीं पाते, उसका रख रखाव नहीं कर पाते, उस केस को लेके काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो वहां पर हमें चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि
जो डॉक्यूमेंट्स का अदला बदली हो जाती थी वो सब डॉक्यूमेंट नहीं होगा, और आधार लिंक करने की वजह से अभिषेक ये 70-80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बट अभी भी जो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम रियल ग्राउंड पे सॉल्व होना बाकी है, वो वो प्रॉपर्टी के सब्सिक्वेंट क्लियरेंस को लेके ज्यादा बड़ा कंसर्न है। बट मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी में काफी बड़ा चेंज आएगा हरियाणा के अंदर। लेकिन सर मान लीजिए एक केस यहाँ पर लेते हैं, किसी ने पहले से यहाँ पर फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ पर रजिस्ट्री करा ली हो, तो क्या जो ये नया सिस्टम है उस चीज़ को यहाँ पर पकड़ पाएगा, वैसे धोखाधड़ी उस मामले में यहाँ पर रुक पाएगी? कभी नहीं हो पाएगा। तो हमें नहीं लगता कि वो हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो पीछे की ट्रेल को चेक करे। तो आप आज इसको रिकॉर्ड करके सब्सिक्वेंटली आप इसको ट्रांसलेट बना सकते हैं। बट जो भी डॉक्यूमेंट देखिए, या तो ये होता है कि कल गवर्नमेंट ये इनिशिएट करे कि हरियाणा में जितनी भी प्रॉपर्टीज है हम सारी प्रॉपर्टी को डिटाइज कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी को हम वापस से रिप्रोसेस कर रहे हैं इसी प्रोसेस के आधार पे, आधार के हिसाब से। तो हम मान सकते थे कि ये डिजिटलाइजेशन प्रोसेस एक पॉइंट पे उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पर 100% ट्रांसपेरेंसी। आज आप देखिए स्टॉक्स के अंदर, आप क्लासिक एग्जांपल देखिए कि शेयर्स की जो खरीद वाली है और बिकवाली है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, क्योंकि आज एक एक शेयर का कस्टोडियन के पास हिसाब है। तो जब तक हम पूरे पुराने प्रोसेस को भी डिजिटाइजेशन में नहीं लेके आएंगे, तब तक हम 100% लूप्स शायद ही हम खत्म कर पाएंगे। ये मेरा ऐसा आकलन है इस सिनेरियो को लेके। फैसला वेलकम्ड है, लेकिन थोड़ी से यहाँ पर लूप होल्स हैं जिनको यहाँ पर सही किया जाए तो इसके बाद प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी धोखाधड़ी के मामले होते हैं वो यहाँ पर सुलझते हुए देख सकते हैं। प्लस एक तरह से नज़ीर भी यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। हरियाणा ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है, देखते हैं आगे चल के पहले वहाँ पर कितना सक्सेसफुल होता है, उसके बाद आगे राज्यों में कितना इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अगर बिल्डर ने फ्लैट देने में देरी की है तो सिर्फ इसलिए आपका मुआवजा मांगने का अधिकार जो है वो खत्म नहीं होगा क्योंकि आपने फ्लैट का कब्जा ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होम बायर कब्जा मिलने के बाद भी देरी के लिए बिल्डर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। अदालत ने साफ किया है कि फ्लैट का कब्जा लेना बिल्डर की देरी को माफ करना नहीं माना जाएगा। साथ ही सिर्फ एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज होने से कंज्यूमर फोरम का अधिकार खत्म नहीं होता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से होम बायर के लिए कैसी राहत देख रहे हैं? क्योंकि ये फैसला तो काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि इन केस अगर डिले भी हो गया, क्योंकि 4-5 साल बाद इन केस अगर किसी होम बायर को पोजीशन मिल रहा है, लेकिन जो 5 साल का जो गैप है जो उसने पेन सहा है, उसके लिए वो मुआवजे के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? तो इसे एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। ये शायद अगर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जगह पे अगर रेरा से आया होता तो हमें लगता है कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है बहुत प्रोग्रेसिव है, बिकॉज ये बड़ा कंसर्न है। आप अल्टीमेटली अभिषेक ये देखिए, जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो एंड ऑफ द डे वी आर कमिटिंग मनी, हम पैसा कमिट कर रहे हैं, और उस कमिटमेंट के अगेंस्ट में बिल्डर हमें एक टाइमलाइन देता है कि इस टाइमलाइन में हम डिलीवर करेंगे। अब ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं डिले होने के, जो बिल्डर के अपने रीजंस हो सकते हैं, बट आप एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर वो पैसा मेरा उस समय एफडी में रहता तो मुझे उस समय का ब्याज एक्स्ट्रा लेने को मिलता। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने आपसे कोई चीज खरीदी है, आज हम बाजार में जाते हैं और हम कोई सामान खरीदते हैं, तो उसमें एक सर्टेन कमिटमेंट आती है कि भाई हम आपको ये डिलीवरी करेंगे, या ये एसओपी देंगे, या ये डिलीवरेबल्स रहेंगे, ये हमारे क्यूज रहेंगे। और जब वो डिलीवरी नहीं होती है तो उसकी एक पेनल्टीज होती है। तो अभी तक इंडिया के अंदर हम सब ने ये मान लिया था कि कोई भी प्रोजेक्ट 6 महीने डिले इज ओके, और रेरा पेनल्टी बिल्डर को लगाएगा। बट उस पैसे का क्या जो एक कस्टमर ने बिल्डर को दिया है, और उस अवधि के लिए उस पे उसे कोई ब्याज नहीं आ रहा है, मतलब इट्स अ लॉस मनी। या फिर हो सकता है कि उस समय पे, जैसे मैं आपको क्लासिक एग्जांपल, मैंने अभी रिसेंटली अपना घर खरीदा, अब क्या है उसका रेनोवेशन चल रहा है, मेरी ईएमआई भी जा रही है और मेरा रेंट भी जा रहा है। राइट। सो बिल्डर की गलती की वजह से मेरे हिसाब से कंज्यूमर को पिनलाइज नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वेलकमिंग मूव है, वेल नीडेड मूव था, बट रेगुलेटर से आता हमें और अच्छा लगता है कि ये प्रोग्रेसिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट काम किया जा रहा है। इसका जो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत सारे डिलेज हैं, बट क्या वास्तव में कंज्यूमर को वो बेनिफिट दिया जा रहा है? आज भी अगर हम देखते हैं वो जवाब है ना। और बहुत सारे लोग, क्या होता है अभिषेक, कि कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता तो अवेलेबल है लेकिन वो जाना नहीं चाहते, इतना समय नहीं लोगों पे, इतना दिमाग, इतने रिसोर्सेस नहीं है। सो ये देखने वाली बात होगी कि डिसीजन को कैसे रेरा बहुत सीरियसली ले और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करे। बट ये सर्टेनली एक राइट है कंज्यूमर का कि अगर मेरे डिलीवरी में डिले हुआ है तो मुझे उस समय का वो कॉम्पनसेशन या इंटरेस्ट पे आउट मिलना चाहिए। इस बात और सही आप ऑलरेडी मिलता है, जी। ऑलरेडी हर जगह मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट के एंड से सर ये पूरा फैसला आया हुआ है। ऑब्वियस बात है, जैसे कि आपने बताया कि रेरा की ओर से अगर आया हुआ था तो ज़्यादा थोड़ा सा जो मामले की पूरी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती, थोड़ा सा गंभीरता ज़्यादा होती, क्योंकि रेरा पूरी तरह से इसको देखता भी है। और कंज्यूमर फोरम ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ इसकी बात नहीं, प्रॉपर्टी की बात नहीं, कई सारे और मामले होते हैं जो कि वहाँ पर पड़े होते हैं और उसका रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, उसमें मामले सुलझते हुए नहीं दिखते हैं। और चैलेंजेस सर यहाँ पर ये भी आता है कि मान लीजिए कि किसी के पास उसने पोजीशन ले लिया, सपोज करें कि मैंने पोजीशन ले लिया उसका और मैंने एंड में ये साइन कर दिया कि नो क्लेम या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाला मैंने एक डॉक्यूमेंट था वो भी साइन कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या लगता है कि इन केस अगर मैं जाऊँगा उनके पास क्लेम करने के लिए, क्योंकि जो ड्रॉबैक हुआ है यहाँ पर, डिले हुआ है 2-4 महीने का या 1 साल का या 2 साल का, तब क्या वो एंटरटेन करेगा? तब तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी। चैलेंजिंग रहेगा तो ये आर्बिट्रेशन में ही जाएगा एक्चुअली, देखा जाए तो, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो कंसेंट दे दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो उसमें 50-50 चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं भी ये प्रूफ किया जाता है कि ये मुझे आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, या जबरदस्ती कराया गया या मेरी मजबूरी थी या मुझे समझ नहीं आया, तो सर्टेनली ये फैसला बिल्डर के अगेंस्ट में भी जा सकता है। लेकिन अगेन वो बात घूम फिर के वहां आती, कितने लोगों के पास इतना समय है कि वो इस तरीके से काम को लेके जाए, उतनी लीगल लड़ाइयां लड़े। बट सर्टेनली यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सख्ती से मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ, हम आईपीओ देखते हैं, करेक्ट? राइट। आईपीओ में बहुत सारी कंपनी पैसा रेज करती है। आप देखिए सेबी का कितना टाइट रेगुलेशन है कि अगर 15 दिन में स्टॉक एलोकेशन नहीं होता है तो आपको 15% ब्याज के हिसाब से पेनल्टी पे करनी पड़ेगी हर एक इन्वेस्टर को, जिसके आपने 500 रुपए भी दिए। राइट। तो वो कोई पेनल्टी नहीं है, वो ये है कि हमने आपका पैसा 15 दिन से ज्यादा रखा, हमने समय पे आपकी इन्वेस्टमेंट के आपको शेयर्स वापस नहीं किए, तो जो खाली समय में जो पैसा आपको इंटरेस्ट नहीं दिया था उसका ऐसा ब्याज हमें आपको कॉम्पनसेट करना चाहिए। तो जब ये चीजें बैंक्स के अंदर है, इंश्योरेंस के अंदर है, कैपिटल मार्केट के अंदर है, तो रियल एस्टेट में क्यों नहीं है? तो ये पूछे जाने वाला सवाल है। शायद इसको अगर हम रेगुलेशन फ्रेमवर्क से और लेके आए और इसको पैन इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट करें तो ये सर्टेन कंज्यूमर के फेवर में जाएगा। और एक होता है ना कि राइट टू आस्क मनी फॉर माय आइडियल टाइम शुड बिकम अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। प्लस सर एक सवाल ये भी बनता है कि देरी के लिए मुआवजा कैसे तय होगा? क्या वो मंथली बेसिस पे होगा या फिर इसके लिए कोई एक तय फॉर्मूला तैयार किया जाएगा जिसके हिसाब से जो मुआवजा है वो यहाँ पर एक तरह से डिसाइड किया जाए कि इतना इतना मुआवजा आपको बनता है इस फॉर्मूला के हिसाब से, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली? इन केस अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोड़ा सीरियसली लेके इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, तो कोई डिसाइड करेगा। क्योंकि अभी अगर इस डिसीजन का प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या है कि कंज्यूमर क्या सोचता है उसके हिसाब से वो मानहानि का दावा करेगा एक्चुअली, देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन अगर हम इसके रेफरेंस पॉइंट देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी में या म्यूचुअल फंड कंपनी में, कहीं पर भी देखेंगे तो हमेशा इंडिया का जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है 9 से 15%, क्योंकि आपने उस समय में मैंने पैसे की कीमत खोई है ना, तो वो दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, इस डिसीजंस के रेफरेंस से सेंट्रलाइज लेवल पे रेरा को काम करना चाहिए और इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि अगर इस तरीके का डिले होता है तो आपको इतना प्रतिशत ब्याज एडिशनली कंज्यूमर को देना पड़ेगा। देखिए, आप बिल्डर को पेनल्टी सिर्फ इंटरेस्ट की लगा सकते हैं, क्योंकि डिले कई बार जेन्युइन रीजन से भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो रीजन डिले है और मैंने अपना पैसा 2 महीने ब्याज नहीं कमाया तो किसी ना किसी को मुझे वो ब्याज कॉम्पनसेट करना चाहिए। ठीक है, तो फिर फैसला तो काफ़ी अच्छा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसको देखना थोड़ा सा यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रेरा की ओर से अगर आया था तो थोड़ा सा सीरियसनेस यहाँ पर ज़्यादा होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ रहा है, बड़ी बॉडी है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के 7 बड़े शहरों में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान घरों की बिक्री सालाना आधार पर 6% घट गई है। Q2 में करीब 90,715 यूनिट्स ही बिकी हैं। केवल कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में सालाना आधार पर यहां पर बिक्री बढ़ी है। वहीं MMR और बेंगलुरु का कुल सेल्स में 48% हिस्सा रहा है। बिक्री गिरने की सबसे बड़ी वजह लगातार बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतें हैं, जो आम और मिडिल क्लास खरीदारों की पहुंच से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बिल्डर्स ने इस दौरान 1,06,000 नए घर लॉन्च भी किए हैं, जिससे साफ है कि उन्हें बाजार में मांग बने रहने की यहाँ पर उम्मीद लग रही है। सर, क्या बढ़ती कीमतें जो हैं प्रॉपर्टी की, उसकी वजह से मिडिल क्लास को बाजार से बाहर यहाँ पर कर रही हैं? क्योंकि
लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और मिडिल क्लास की रीच से थोड़ा सा बाहर होता जा रहा है और प्लस अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन भी काफ़ी चेंज हो गई यहाँ पर। क्या ये सारे रीजंस आपको लग रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर मांग घटी है? एक रीजन ये भी है क्योंकि अगर हम देखेंगे जो डिमांड थी वो 2-3 साल से काफी कांस्टेंट डिमांड थी, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज बहुत तेजी से व्हाट आई से कि सेल की तरफ जाती है तो जी। एक टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि वो स्लो डाउन होता है, एक वो रीजन है। लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए महानगरों में जो सबसे बड़ा आपका उपभोक्ता है वो सैलरी इंडिविजुअल है, और पिछले 3-4 महीने के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी रही है इकोनॉमी में, चाहे वो वॉर का इम्पैक्ट हो या एआई का इम्पैक्ट हो, जिससे हमने देखा बहुत सारे ले ऑफ्स हुए आईटी कंपनीज पर, है ना। सो कहीं ना कहीं पे मार्केट में, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट भी मैनेज करते हैं, हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी रन करते हैं, तो अगर हम सेंटीमेंट देखेंगे तो अभी थोड़ा सेंटीमेंट जो है वो कंजर्वेटिव सेंटीमेंट है। तो लोग बच रहे हैं बड़ा पैसा खर्च करने के लिए, बड़ी कमिटमेंट के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडिया में जितना भी नया बायर्स प्रॉपर्टी परचेज करेगा उसका प्राइमरी सोर्स फाइनेंसिंग होता है, और वहां पर अपने आप को कमिट करता है कि हम 20 साल को ईएमआई देंगे। तो आप देखेंगे जिन भी शहरों में ये गिरावट नहीं रही है, वहां पर एक कॉमन फैक्टर है कि वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी आज के टाइम पे, जैसे बैंगलोर में जीसीसी की वजह से, हैदराबाद जीसीसी की वजह से है। राइट। तो वो आपको देखने को मिला है, जहां पर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कमजोर है वहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। सो हमें ऐसा लगता है कि ये आप वो एक्सपेक्ट मत कीजिए जो हमने ईयर 2020, 21, 22 में देखा, कि जिस तरीके का पागलपन था या जिस तरीके की ग्रोथ थी वो शायद नॉर्मलाइज होती दिखेगी, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से मेरे हिसाब से रियल एस्टेट डिमांड बढ़ती रहेगी, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। अभी हमारी सिर्फ आई थिंक लास्ट टाइम देखा 45-46% पॉपुलेशन अर्बनाइज हुई है, अभी में 75% जाना है, 80% जाना है, जो चाइना का नंबर है आने वाले 20 साल में। सो ग्रोथ रहेगी, बट इसके बीच में इस तरीके के स्लिपेजेस आते रहेंगे। सर दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, डिमांड तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर बिक्री कम हो रही है, लेकिन जो बिल्डर्स हैं उन्होंने 1 लाख से ऊपर की नई यूनिट्स भी यहाँ पर लॉन्च कर दी हैं। क्या लग रहा है सर उनको ऐसी क्या वजह लग रही है कि मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है उनको? क्योंकि पिछले कुछ समय में जब ये वॉर वाली सिचुएशन आई तो उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि लगातार हाउसिंग डिमांड थोड़ी सी कम भी हो रही थी, अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। तो क्यों ये जो नए लॉन्चेस हुए हैं, क्या वजह लग रही है सर इसकी? की डिमांड आएगी उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अगर एक क्वार्टर में अगर डिमांड स्लो भी है तो दे आर नॉट बिल्डिंग फॉर दिस क्वार्टर, दे आर बिल्डिंग फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, 3 साल के लिए बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनका जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि हो सकता है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर स्लो डाउन रहे, बट उसके बाद थिंग्स विल पिकअप। जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे मिनिमम 3 इयर्स और आइडली 5 इयर्स, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका ही डिलीवरी टाइम रहता है। तो आज अगर बिल्डर नहीं बनाएगा तो जब डिमांड पिकअप होगी तो ही वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। तो उनकी तो मजबूरी है कि वो लगातार नए प्रोजेक्ट्स लेके आए उनके लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो उसमें हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इस स्लो डाउन का जो एडवांटेज मिलेगा, इसका एडवांटेज रियल यूजर को मिल सकता है, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले जब आप प्रॉपर्टी प्राइस नेगोशिएट करने जाते थे तो आपका बिल्डर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता था। तो अगर आपकी जेन्युइन डिमांड है, आप रहने के लिए घर यूज करना चाहते हैं, तो सर्टेनली ये आपके लिए मौका बन सकता है, क्योंकि उनके पास सप्लाई है बट उतनी डिमांड नहीं है। तो इस केस में जो रियल बायर है वो अच्छे डिस्काउंट की आश और नेगोशिएशन डेफिनेटली बिल्डर के साथ में कर सकते तो सर क्या आगे चल के नेगोशिएशन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं? जो बिक्री यहाँ पर घटती हुई दिख रही है, क्या आने वाले महीनों में प्राइसेस में यहाँ पर नरमी देखने को मिल सकती है, बेटर डील्स देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर? काफी बेहतर, काफी बेहतर, क्योंकि ये सिचुएशन जो अभी क्रिएट हुई है वॉर की वजह से, ये कहीं नहीं जाने वाली अभी। सो इंडिया में इन्फ्लेशन प्रॉब्लम रहेगा, वेजेस प्रॉब्लम इश्यूज रहेंगे अभी इस साल। इंटरेस्ट रेट आरबीआई बहुत मुश्किल है कि घटाए, क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जैसे इंडिकेशन है बढ़ने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम कहीं नहीं जाने वाली अभी अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर। आई मीन कोई इसको टाइम नहीं कर सकता, बट जैसे मैक्रो फैक्टर्स दिख रहे हैं, चीजें काफी, रिसेशंस तो नहीं बोलेंगे बट काफी चीजें स्लो डाउन रहेंगी, मतलब लोग थोड़ा कॉन्शियसली अपनी चीजों को डिसाइड करेंगे। तो सर्टेनली एंड यूजर के लिए, हाँ एंड यूजर के लिए ये ठीक टाइम है कि आने वाले क्वार्टर 2 क्वार्टर में अगर आपको लगता है कि हमें कुछ लेना चाहिए प्योर कंजम्पशन पर्सपेक्टिव, नॉन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, तो उनके लिए ये अच्छा समय रहेगा नेगोशिएशन करने के।
कॉशियस अप्रोच यहाँ पर अपना सकते हैं। और Q2 में खैर हम लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड जो है वो थोड़ी सी घटी है। आने वाले क्वार्टर से भी थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन आगे चल के काफ़ी अच्छे नेगोशिएशंस, काफ़ी अच्छे प्राइस डिस्काउंट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑफिस स्पेस की मांग ने यहाँ पर बनाया है नया रिकॉर्ड। दरअसल भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में अप्रैल जून 2026 तिमाही यानी कि Q2 के दौरान ऑफिस स्पेस की मांग ने नया रिकॉर्ड ऐसे बनाया है कि इस दौरान करीब 2.46 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस लीज कर लिया गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। साथ ही करीब 2.1 करोड़ वर्ग फुट नए ऑफिस स्पेस की सप्लाई भी बाजार में आई है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह GCCs, फ्लेक्सिबल ऑफिस ऑपरेटर्स और टेक कंपनीज की बढ़ती मांग रही है। ये दर्शाता है कि मजबूत कॉर्पोरेट विस्तार और विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी के चलते साल 2026 में भी ऑफिस स्पेस की मांग मजबूत बनी रह सकती है। यहाँ पर सर GCCs कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ को कैसे यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं? काफ़ी अच्छा कुछ इसके आउटलुक भी आए थे। 2030 तक बोला जा रहा था कि ये इसका जो पूरा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो भी काफ़ी डबल ट्रिपल होने वाला है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपके साथ में लास्ट 6 महीने में दोनों दो शो किया अभिषेक, और मेरा रेजिडेंशियल को लेके हमेशा न्यूट्रल व्यू रहा, बट कमर्शियल को लेके मैंने बोला कि दिस डिमांड विल नॉट गोइंग एनीवेयर। ये डिमांड कहीं नहीं जाने वाली, ये कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि हम नए इंडिया को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये डिमांड सिर्फ जीसीसी की नहीं रहेगी, डेटा सेंटर विल बिकम अ बिग डिमांड, वेयर हाउसिंग विल बिकम बिग डिमांड। तो ये पॉकेट स्पेसिफिक रहने वाली है, शहर स्पेसिफिक रहने वाली है। जैसे अगर हम नोएडा में देखेंगे तो शायद यहाँ पर जो ज्यादा डिमांड होगी वो वेयर हाउसिंग की रहेगी। यहाँ पर आप जीसीसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर आप आईटी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप डेटा सेंटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो वहां पर प्योर डिमांड डेटा सेंटर की है। बैंगलोर की बात करेंगे जीसीसी की, इंडिया में अगर 100 जीसीसी आ रहे हैं तो 47 जीसीसी जो है वो अकेले बैंगलोर में है। राइट। अराउंड 35 इज इन हैदराबाद। तो 80 जीसीसी करीब करीब दो शहरों के अंदर, तो जीसीसी की डिमांड आपको यहाँ देखने को तो अल्टीमेटली कमर्शियल डिमांड कहीं नहीं जाने वाली इंडिया के अंदर आने वाले आई डोंट थिंक सो 3 4 5 साल तक। क्योंकि जो जिस तरीके से इंडिया मूव करेगा, हमने एक और डिमांड नहीं देखी विच इज रिन्यूएबल्स डिमांड। आप गुजरात में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कमर्शियल डिमांड है वो सिर्फ रिन्यूएबल पावर्स के लिए है, विंड, सोलर, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ इट। सो अल्टीमेटली ये पॉकेट्स में रहेगी, ये हर शहर में रहेगी। बहुत मुश्किल है कमेंट करना, बट जहां पर भी बड़ा कैपेक्स हो रहा है, जहां पर भी बड़ी थीम है, और अनफॉर्चुनेटली ये कि रिटेल इन्वेस्टर अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वो रीट्स की तरफ पार्टिसिपेट करे या फंड की तरफ पार्टिसिपेट करे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इस तरह की कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम टिकट साइज जो है वो आपके 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के होते हैं। राइट। बट दिस इज वेरी सस्टेनेबल। सो हमें लगता है कि ये काफी लंबे समय तक रहने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाला। सो इनफैक्ट रीट्स की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि करीब अभी मैं रीट्स के कुछ रिटर्न्स देख रहा था, करीब 3 महीने में टॉप परफॉर्मर मेरे ख्याल से हो रहा है। करीब 30% के रिटर्न सिर्फ रीट्स ने यहाँ पर दे दिए हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट से ऐसे बात हो रही थी, वो कहते हैं कि ये ऐसा एक सेक्टर है जो कि काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, काफ़ी वॉलेटिलिटी इसमें भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 30% रिटर्न इन 1 क्वार्टर ये बिल्कुल असाधारण है। सर तो सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई निवेशक, जैसे कि आपने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ना जाके, कमर्शियल प्रॉपर्टी में ना जाके रीट्स की तरफ जाए, उसको क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए जब वो इसमें निवेश करे? REITs इज नॉट अ कैपिटल गेन प्रोडक्ट, REITs इज अ इनकम प्रोडक्ट, है ना। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उसकी प्राइस क्या चली गई, वो आपको इनकम क्या दे रहा है। और दूसरा होगा, REITs का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दो तरीके की REITs होती है, लिवरेज REITs होती है, अनलिवरेज REITs होती है। तो जब भी आप REITs ले रहे हैं, आप किसी की सुपरविजन में लीजिए। ये बिल्कुल डिफरेंट एनालिसिस है करने के लिए, उसमें आपको देखना पड़ेगा किस तरीके का पोर्टफोलियो है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर नेट में एक तो लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस आप इसको कैपिटल रूट से मत देखिए, आप सिर्फ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप प्रॉपर्टी लेते हैं, आप रेंटल एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट रीट्स के अंदर 90% किया जाता है एज पर जो प्रोफार्मा मतलब जो ड्राफ्ट किया गया है। और दूसरा ये है कि आप किसी की सुपरविजन में लीजिए, तो आप अपने पास एडवाइजर रखिए, उसे डिस्कस कीजिए, उसे प्रोस एंड कॉन्स समझिए, लिक्विडिटी समझिए। बिकॉज बट certainly it is a much better way to participate in real estate than buying some random investment, क्योंकि इसमें आपको diversification ठीक है।
ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है। इन केस अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाना चाह रहा है तो रीट्स यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, खासतौर पर रिटेल निवेशकों के लिहाज से अगर यहाँ पर देखा जाए। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट कुछ खबरों की ओर। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लखनऊ की करीब 8 लाख इमारतों का बड़ा फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने यहाँ पर वो जा रहा है। इस अभियान में ये जाँच होगी कि इमारतों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं है और कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। जहां खामियां मिलेंगी वहां सुधार के निर्देश दिए जाएंगे और इसका मकसद भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना है जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। यहाँ पर वहीं प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए आरबीआई ला सकता है नए नियम, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। घर या जमीन खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर आई है। आरबीआई प्रॉपर्टी के मालिकाना हक यानी कि टाइटल की जांच के लिए नए दिशा निर्देश लाने पर यहाँ पर विचार कर रहा है। इसके तहत बैंक और लोन देने वाली संस्थाओं के लिए यह तय किया जा सकता है कि वे कितने साल पुराने जमीन या मकान के रिकॉर्ड की जांच करेंगे। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद, फर्जी दस्तावेज या किसी और का दावा ना हो। इससे होम लोन प्रोसेस ज्यादा सुरक्षित होगा और खरीदारों के लिए यहाँ पर सेफ्टी एक तरह से सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं मुंबई रियल एस्टेट बाजार में पिछले 2 सालों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टैंप ड्यूटी से सरकार की कमाई अपेक्षित गति से यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 से कई महीनों में 10,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कुछ महीनों में ये संख्या 15,000 को पार भी पहुंची है। इसके बावजूद कम मूल्य वाले घरों की हिस्सेदारी बढ़ने से स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन पर दबाव बना हुआ है। सर, इन तीनों खबरों में से किसी में टिप्पणी करना चाहेंगे आप? तो मुंबई की आपने बात की कि जिस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली, ये एक नोन फैक्टर है अभिषेक। इसके 2 बड़े रीजंस निकल के आते हैं। एक बड़ा रीजन ये निकल के आता है कि अगर गवर्नमेंट सही टाइम पे सर्कल रेट रिवाइज नहीं करती है तो आप देखेंगे विद टाइम जो एक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है और वर्सेस जिस रेट पे प्रॉपर्टी सेल की जाती है उसमें गैप रहता है। तो हमें ये एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है और ये एक जरूरी फैक्टर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉडी को बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, बिकॉज इससे सिर्फ रेवेन्यू लॉस नहीं होता बट एट द सेम टाइम आप ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक मेरे हिसाब से नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो ये वो रीजन रहा। दूसरा, बॉम्बे में आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है अभिषेक जी। जब आप डेटा देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि पूरे देश में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में या जो कम रेट वाले फ्लैट्स हैं उसमें गिरावट है ना। बट आप बॉम्बे में देखेंगे सबसे ज्यादा बाय सेल इसी रेंज में हो रहा है वहां पर। तो जाहिर सी बात है कि आप जब बैंगलोर को देखते हैं, आप हैदराबाद को देखते हैं, जब आप गुड़गांव को देखते हैं, तो हम गुड़गांव में नहीं सुनेंगे कोई 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है, 40 लाख रुपए की रजिस्ट्री हो रही है या 60 लाख रुपए की रजिस्ट्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे ट्रेंड जो है वो बॉम्बे में एग्जैक्टली अपोजिट है जो हम बाकी शहरों में देख रहे हैं जी। तो वहां पर भी ऑफ कोर्स बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं बट ज्यादा डील जो आप देखने को मिलेंगी वो आपको है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल रेट में विद टाइम रिवीजन ना होने की वजह से बॉम्बे में वो गैप है। तो जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो बिक रही है और एक्चुअल में जिस रेट पर रजिस्ट्री की जा रही है उसमें गैप है। जैसे गवर्नमेंट को स्टेटेबल लॉस है और ज्यादा ट्रांजैक्शन छोटे घरों की होने की वजह से भी वो राजस्व में गिरावट नहीं। बाय द वे, आपने हरियाणा की बात की थी, मैं आपको बताऊंगा बॉम्बे डिजिटाइजेशन में बहुत प्रोग्रेसिव है। आज आप वहां पर आप अपना रेंटल अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं डिजिटली, आपको कोई ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं बॉम्बे। तो मेरे हिसाब से शायद हम सरप्राइज नहीं होंगे कि महाराष्ट्र विल पॉसिबली बिकम अ वन स्टेट, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहां पर रजिस्ट्री आप ऑनलाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है इन तमाम खबरों को लेकर। रवि सर, थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारियों के लिए। हर एक खबर का आपने बेहतर तरीके से यहाँ पर विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा प्रॉपर्टी जंक्शन। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।